नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग रन में मार्केट से हमारी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। तो जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं, अगर आप सिंपली एक इंडेक्स फंड में भी निवेश कर देंगे तो निफ्टी 50 भी आपको 20 सालों में 15% के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर एक प्रॉपर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहां पर आपको 20% के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। करंट कॉर्पस 10 लाख का है तो मंथली एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी टू रीच 5 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस। तो आपने मेन बात ही नहीं बताई है, आपके पास कितना टाइम है, आपकी एज क्या है और आप कब रिटायर होना चाहते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी। एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी बेस्ट ग्रोथ स्टॉक कौन सा है। दोनों ही अच्छी कंपनी है लेकिन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंसिडरिंग द हाई वेटेज ऑफ रिलायंस इन निफ्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन निफ्टी, क्या हमें स्टॉक में 10% की ग्रोथ नज़र आ सकती है। तो देखिए, इंडेक्स में पर्टिकुलर स्टॉक का क्या वेटेज है उससे कंपनी के ग्रोथ का कोई संबंध ही नहीं है। उल्टा कंपनी का क्या ग्रोथ है, स्टॉक का क्या ग्रोथ है, उसके हिसाब से इंडेक्स मूव करता है। और फिलहाल जिस प्रकार के प्लान्स दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में आपको रिलायंस अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। How much systematic investment required per month to get a corpus of 1 करोड़ after 10 years। तो सपोज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 15% का CAGR मिलने वाला है जो कि निफ्टी 50 में आपको इजीली मिल सकता है। तो आपको 35,000 या 40,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू रीच 1 करोड़। जैसे कि मैंने बताया, वेल्थ क्रिएशन में टाइम का खेल है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैसे कम करना है आपके पोर्टफोलियो में। सपोज आपने अच्छे स्टॉक्स ऐड किए हैं, 60 पहुंच गए, उसमें से 55 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को आप निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 स्टॉक्स ही रखना चाहते हैं, तो कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए। क्योंकि फिलहाल सभी स्टॉक में पोटेंशियल नजर आता है ऊपर जाने का। और फिलहाल तो भाई पॉसिबल भी है क्योंकि सब कुछ ऊपर जा रहा है। लार्ज कैप ऊपर है, मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर है, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, ज्यादातर कंपनीज में आपको तेजी ही नजर आती है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फिलहाल तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग दिखाई देगा, लेकिन आपको सेक्टरल एनालिसिस करना है। सबसे पहले देखिए ज़्यादा वेटेज कहाँ पर है। ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो मैंने जब रिव्यू किया तो देखा है कि BFSI सेक्टर में, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, बैंक है, NBFC है, इंश्योरेंस हो गया, ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं लोग। तो बस जहाँ पर ज़्यादा हैवी हो गए वहाँ पर लाइट होते जाइए, वहाँ पर जो आपकी फंडामेंटली कंपेरेटिवली वीक कंपनीज हैं उनको निकालते जाइए। ऐसे स्टॉक्स आप इजीली रेड्यूस कर सकते हैं। हाय PFP सर, जुबिलेंट फूड, एफले, इंडिया मार्ट आर कंसोलिडेटिंग सिंस लॉन्ग, कैन वी ऐड सम स्टॉक्स। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐड किया जा सकता है। पीडीलाइट, इन्फोसिस, HCL एक्यूमुलेटिंग प्राइसेस फॉर लॉन्ग टर्म, ऑलरेडी होल्डिंग देम। तो ये जितने भी स्टॉक्स आपने 3 स्टॉक कहे एकदम जोरदार स्टॉक हैं। 10% की गिरावट होती है तो थोड़ा तो माल उठाना बनता ही है। यहाँ से अगर आपको कोई भी करेक्शन नजर आता है, मेरे हिसाब से HCL तो थोड़ा ऑलरेडी करेक्ट होता हुआ नजर आया है। इन्फोसिस, पीडीलाइट में अभी फिलहाल इतना करेक्शन देखने को नहीं मिला। तो कभी भी 10-15% का करेक्शन होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। काइंडली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेड एज वेल एज स्विंग ट्रेड। तो देखिए, स्विंग ट्रेड के ऊपर तो हमने ये ऑलरेडी दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं, इंट्राडे पर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। Hi sir, you are doing a great job sir. I want to invest in Astral, Pidilite, Dixon Technologies, Atul and Relaxo for long term. Will keep on adding on dips. Is it a good choice? Of course, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। अच्छे स्टॉक्स को आपने सिलेक्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। Is it wise to buy a Pidilite share every month on a fixed date, no matter what the price? I want to accumulate, not sure how to buy as SIP। तो देखिए, मैं accumulate पर्सनली बाय ऑन डिप्स करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्ते में शेयर भी मिल जाता है। बाय ऑन डिप्स में खरीदते हैं तो आपको वैल्यूएशन अच्छे दिखाई देते हैं, जबकि अगर आप एक फिक्स डेट रखेंगे, सपोज हर महीने की पहली तारीख पे खरीदेंगे, तो स्टॉक अगर 5% ऊपर गया है, आपको पता है, अगर आप मैन्युअली थोड़ा सोचेंगे, ह्यूमन ब्रेन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक बहुत ही ओवरबॉट है, खरीदने का मतलब नहीं बनता है। तो मैं पर्सनली बाय ऑन डिप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसे स्टॉक में SIP प्रेफर नहीं करता हूँ। इसके मुकाबले अगर आपको SIP करना ही है तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ऐसे SIP कर सकते हैं। पूरे पोर्टफोलियो को SIP फॉर्म में किया जा
सकता है बजाय कि पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करना। योर व्यू ऑन गारवेर फाइबर्स एंड सीक्वेंट साइंटिफिक फॉर 2 to 3 ईयर्स फ्रॉम करंट लेवल। फिलहाल आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए या फिर पूरी मार्केट ले लीजिए, 2 से 3 साल का मेरा एक ही व्यू है, यहां से कुछ भी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आता। टेक्निकली मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, क्लियरली बोलता हूं मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से रैली देखने को मिली है, जिस प्रकार से फिलहाल ये कोरोना वायरस का चल रहा है, अभी वो तो कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन एक बड़ा डर बन रहा है, उसके कारण आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, ज़्यादातर स्टॉक में अगर आप 1000 स्टॉक मुझे देंगे तो उसमें से 900 से ज़्यादा स्टॉक बुलिश ही दिखाई पड़ेंगे। टेक्निकली बात करो, अब सब कुछ यहाँ पर अच्छा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट सारे खराब आते हुए नजर आए। मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में सब कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा। तो ऑफकोर्स कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ऐसे भागे हुए मार्केट में बाय करते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट पर आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर, होल्डिंग एफले इंडिया शेयर एट 5200, विल आई गेट प्रॉफिट और शैल आई बुक लॉस? अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यू करते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना बनता है। इज इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट 1 लाख इन आईजेल आईएक्स प्रोपोर्शनली फॉर 20 ईयर्स? माई एज इज 25, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मेनी कंपनीज बट वॉन्ट टू एड दिस स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो। ऑफकोर्स दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं, ऐड कर सकते हैं। प्लीज डिस्कस हेरनबाई एंड मिसेज बेक्टर्स फूड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। ऑफकोर्स इसे भी किसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। योर व्यू ऑन क्लीन साइंस आईपीओ लिस्टिंग, बुक प्रॉफिट, होल्ड और एग्जिट ऑन विच प्राइस? तो देखिए, आईपीओ में तो मैंने अपना व्यू बता ही दिया है कि आईपीओ में फिलहाल कभी भी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का मतलब अभी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर आईपीओ तो ओवर वैल्यूड है। तो हम लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, और मैं तो पर्सनली जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है निकल जाता हूं। उसके बाद स्टॉक फिर भी ऊपर जाता है तो आई डोंट केयर, जाने तो अच्छी बात है, जिसने होल्ड किया है उसके लिए अच्छा है, लेकिन मैं लिस्टिंग गेन के लिए आया हूं तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता हूं। व्यू ऑन ग्रैन्यूल्स, बुक प्रॉफिट और वेट फॉर 450, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था वो फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट होता है तो और तेजी आ सकती है, 450 का टारगेट भी इजीली अचीव हो सकता है। नेक्स्ट व्यू ऑफ निफ्टी 50, सम करेक्ट और गो अप साइड ऑफ 16,000। जैसे कि मैंने कई बार बताया है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मिक्स नंबर्स हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस नीचे गया है, लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था, जिसके कारण ऑलरेडी स्टॉक में हमें पिछले कुछ महीनों से अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है। तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, रिलायंस के रिजल्ट्स फ्राइडे को आने वाले हैं, सैटरडे को कुछ आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो नेक्स्ट वीक से क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मेजर कंपनीज जो हैवी वेट हैं उनके रिजल्ट आ चुके होंगे, तो एक प्रॉपर मूवमेंट नजर आएगा। और ओवरऑल मार्केट रिजल्ट्स के बिना भी मैं आपको बता सकता हूं कि टेक्निकली मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अपसाइड के चांसेस यहां से ज्यादा है, लेकिन हमें डाउन साइड को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। जब मार्केट इतनी ज्यादा भाग जाती है तो चांसेस हैं कि, और मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो ऑफकोर्स यहां से भी मार्केट कंटिन्यू रह सकती है। 2003 से करके 2008 का जो बुल रन था, जैसे कि कई बड़े निवेशक जैसे कि हमारे जो बिग बुल है वो भी यही बता रहे हैं कि ऐसा बुल रन दिखाई देगा। अच्छी बात है, दिखाई देता है, लेकिन अगर ऐसा चांस होता है कि यहां पर वो कंटिन्यू नहीं रहता, कोई गिरावट आ जाती है, तो हमारे स्टॉप लॉसेस तैयार होने चाहिए। When we can see some major correction, if major correction happens, then Nifty comes to what level? I am already invested but I want more to invest। तो देखिए, अभी फिलहाल मार्केट में मैंने अपना व्यू एक बार तो 2-3 बार अभी फिलहाल इसी वीडियो में बता दिया है। करेक्शन अगर होता है तो मेरे हिसाब से 15,000 का लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ेगा। Want to invest approximately 70,000 in ELSS म्यूचुअल फंड बिफोर मार्च 2022, टाइम होराइजन मिनिमम 3 ईयर, शैल आई इन्वेस्ट नाउ और वेट फॉर मार्केट करेक्शन? ऐसी सिचुएशन में SIP बेस्ट है, SIP कीजिए, मार्केट को यहाँ पर आपको टाइम करने का टेंशन ही चला जाएगा। विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर इन अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स? तो फिलहाल आप खुद मार्केट देख लीजिए, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब कुछ ब्रॉड बेस्ड रैली है, सब कुछ सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सारा मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल ये ब्रॉड बेस्ड रैली फिलहाल के टाइम पर तो हमें नजर आती है। थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। What is the best stock in pipe sector? Astral, Prince Pipe और any other please suggest? मेरे हिसाब से Astral मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। अगर आप पाइप इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मेरी जो चॉइस है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक मेरी फर्स्ट चॉइस है, उसके बाद मुझे सुप्रीम इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। हेलो सर, आई वांट टू डू SIP इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी
बेस्ट स्टॉक फॉर SIP इवन ऑटो एंसिलरी विल डू थैंक्स। तो अब यहाँ पर देखिए अभी जो फिलहाल ये फ्यूचर नज़र आ रहा है सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बराबर है, फ्यूचर यही होने वाला है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये फ्यूचर कोई कल नहीं आने वाला, एक साल बाद नहीं आने वाला है, मिनिमम 10 साल फिलहाल आपको लगने वाले हैं जब तक मास प्रोडक्शन नहीं होगा। ये 20-25 लाख का अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो सब नहीं खरीद पाएंगे। जब तक ये 5 लाख में, 6 लाख में, 8 लाख, 10 लाख में नहीं बनता तब तक ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं बढ़ पाएगा। ये 10 साल बाद की बात है। तो ऑफकोर्स कोई कहेगा अरे भाई 10 साल बाद की बात है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमें निवेश करना चाहिए तो हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली? जो सबसे पॉपुलर स्टॉक है उसी के बारे में बात करते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ऑलरेडी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, 5 टाइम्स होता हुआ नजर आया। अगर ये 10 साल बाद ये फ्यूचर एक्चुअली आने वाला है तो क्या बीच में कुछ करेक्शन नहीं है क्या स्टॉक डायरेक्टली ऐसे ही जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। ऑफकोर्स आपको बीच में डिप्स देखने को मिलेगी। ऊपर से ये ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में तो सोचोगे उससे भी ज़्यादा बड़ी डिप आपको मिल सकती है, तो ज़्यादा आपको घाई नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऑटो सेक्टर में। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है, बराबर है, स्टॉक्स हमने भी खरीदे हैं नीचे के प्राइस पे, लेकिन करंट वैल्यूएशन पे किसी भी ऑटो सेक्टर, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है, इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। फिलहाल आपको ज़्यादा यहां पर घाई नहीं करनी चाहिए। प्लीज शेयर योर व्यू ऑन इंडिया मार्ट। इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया मार्ट बिजनेस आफ्टर रिलायंस जस्ट डायल डील? ये तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट डायल ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं B2B बिजनेस में, अभी रिलायंस ने एक्वायर किया है, तो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली अगर इसमें ध्यान देते हैं तो इंडिया मार्ट के बिजनेस पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट वैसे ही छोटी है, उसमें भी मार्केट में भी बहुत बड़ी ग्रोथ है और ऑलरेडी इंडिया मार्ट वहाँ पर हमें मार्केट लीडर पोजिशन पर दिखाई पड़ता है। कैन वी बाय बर्गर किंग एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक फॉर लॉन्ग टर्म इन स्मॉल क्वांटिटी? मेरे हिसाब से ओरिएंट इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बेहतर है क्रॉम्पटन हो गया, वर्लपूल हो गया, या फिर वी गार्ड हो गया, ये मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। बर्गर किंग के बारे में बात करें, कंपनी ओवरऑल अच्छी दिखाई देती है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए मैं निवेश करना पसंद नहीं करता। हालांकि इसमें बर्गर किंग मुझे थोड़ा सा एक्सेप्शन नज़र आता है, क्योंकि इसका जो फोकस है ऑफकोर्स रेवेन्यू मॉडल पर है। जो भी लॉस मेकिंग कंपनी होती है उनका फोकस हमेशा रेवेन्यू पर ही रहता है, रेवेन्यू पहले बनाएंगे, कस्टमर्स बनाएंगे, उसके बाद पैसे कमाएंगे। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको अच्छा नजर आता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, लॉस हमें कम होते हुए नजर आते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है, स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदा जा सकता है। सर योर व्यू ऑन वैभव ग्लोबल विथ लॉजिक? तो फिलहाल तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, यहाँ पर फिलहाल मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। जब मार्केट इतनी ऑल टाइम हाई पर होती है तो मैं पर्सनली लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में से एग्जिट ले लिए, वहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन जब तक कोई बेस्ट स्टॉक एकदम अच्छे प्राइस पे, अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा, तब तक मैं वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना प्रेफर नहीं करता हूँ। Are sectoral funds good for long term? India is a success story now and will always be, and every time a sector would perform. If we keep sectoral funds for long term, let's say 10 years from now, India's growth story is bound to take every sector forward. तो देखिए आपने खुद कहा कि कोई ना कोई सेक्टर कोई ना कोई टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा। सपोज आपने 5 अलग अलग सेक्टर के सेक्टर फंड ले लिए, बात तो वही हुई है। उससे अच्छा तो है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लेना चाहिए, उसमें भी सारे सेक्टर्स तो इंक्लूडेड होते ही हैं, तो डायरेक्टली इंडेक्स फंड ले लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि अलग अलग सेक्टर फंड लेने का। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक ही सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफरेबल नहीं होता है। किसी एक ही सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपने खुद बताया कि अलग अलग सेक्टरल फंड्स लेंगे, लेकिन अलग अलग सेक्टरल फंड्स लेने का मतलब तो वही है कि आपने इंडेक्स ही लिया है, तो बेहतर है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए। प्लीज़ रिव्यू ऑफ अनुपम रसायन एंड IPL फॉर शॉर्ट टर्म 6 to 10 मंथ्स। तो फिलहाल ऑलरेडी सब कुछ बुलिश ही चल रहा है मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ पर फिलहाल जो केमिकल सेक्टर है अभी भी बुलिश चलता हुआ नजर आता है। IPL की लिस्टिंग अभी हुई है तो उसमें ज़्यादा कुछ चार्ट बाट नज़र नहीं आता, उसके हिसाब से बता नहीं सकते कि स्टॉक में क्या होगा। लेकिन अनुपम रसायन के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो चुका है, यहाँ पर ओवरऑल कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। आई हैव 30,000 विच आई यूज़ फॉर स्विंग ट्रेड्स। आई यूज़ 5 to 6,000 अमाउंट फॉर वन स्विंग ट्रेड। इज दिस वे आई कैन टेक max 5 to 6 trade? Is this right way or I need to change this to small amount more trade to or increase
अमाउंट विथ लेस ट्रेड्स। ओके, यहाँ पर मेरे हिसाब से बराबर है, 5-6 ट्रेड लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर मैं ये करता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख है, डिवाइड कीजिए 10 में, 10-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास 20 हज़ार और हैं, 50 हज़ार हैं, तो उससे आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड आप कर सकते हैं। आफ्टर डंप रिजल्ट ऑफ HDFC AMC शुड आई स्विच टू कैम्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए, एक रिजल्ट से कभी भी डिपेंड नहीं करता कि कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। कई लोग यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं कि नहीं अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तभी ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जब मार्केट नीचे आएगी तो ये जो नए पैसे आए हैं, नए रिटेल निवेशक आए हैं, वो वीक हैंड से, फिलहाल वीक बुल्स हैं, उनको बाद में पता चलेगा नहीं यार ये मार्केट में खुद तो पैसा नहीं बन रहा है, उससे अच्छा है छोटा मोटा म्यूचुअल फंड में डाल लेते हैं, एफडी से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर वैसे ही मिल जाएंगे। इस प्रकार से मेरे हिसाब से एएमसी बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करेगा और कैम्स का बिजनेस भी अच्छा ऑफकोर्स परफॉर्म करेगा। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन कोई स्विच करना कि HDFC AMC का रिजल्ट बुरा है, इसकी ज़रूरत मुझे अभी फिलहाल नज़र नहीं आती है। करंट मार्केट प्राइस बाय ऑन हिंदुस्तान फूड एंड पॉलीकैब दिस टाइम। तो यहाँ पर फिलहाल तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं स्मॉल कैप मिड कैप में फिलहाल तो ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन नहीं आएंगे, तब तक निवेश करना नहीं चाहता। योर व्यू ऑन CDSL बाय दिस टाइम, 20 डेज का मूविंग एवरेज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलीकैब, हिंदुस्तान फूड सभी में करना चाहें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एनी चांस इन जोमेटो लिस्टिंग एंड, ऑफकोर्स मिल सकते हैं लिस्टिंग एंड, 10-15-20% के लिस्टिंग एंड आपको आराम से मिल सकते हैं। वॉट शैल वी डू विथ एफले इंडिया, it's been almost 1.5 months, it's in ASM hold or sell। तो देखिए ASM से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका मतलब है स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल रहा था, एक साल में कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं या फिर ज़्यादा ही गिर गया है, इसके कारण वो ASM में आ जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए कि अभी ज़्यादा मूवमेंट ना हो, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक GSM में आ जाता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। पॉलीकैप का तो मैंने सर ऑलरेडी बता दिया है। फिलहाल कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा मैं एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहा, अगर करना भी है तो स्टॉप लॉस के साथ करना है। हेलो सर, आई हैव 30 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो इन Zerodha अकाउंट, आई वांट टू ट्रांसफर ओनली 2 स्टॉक्स टू एलिस ब्लू अकाउंट, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, यू कैन डू इट। बेस्ट FMCG स्टॉक फॉर 15 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, 20% शेयर के साथ ग्रो करे। तो देखिए मेरे हिसाब से फिलहाल FMCG में एक बड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ने वाला है, ऑलरेडी एक्चुअली चेंज हो ही चुका है। रिसेंटली मनी कंट्रोल में मैंने एक आर्टिकल देखा था कि पतंजलि का रेवेन्यू 30,000 करोड़ से HUL से पीछे, बाकी नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको सबको पीछे छोड़ दिया है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है पतंजलि की, अगर उसकी लिस्टिंग होती है तो ऑफकोर्स वहां पर आपको चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं। FMCG में जो ग्रोथ मेकिंग कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं उससे फोकस हटके बाकी जगह पर जा सकता है, क्योंकि पतंजलि का फोकस कहां पर है, इंडियन कंपनी मतलब आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ है कि बस इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इंडिया के लोगों के लिए। ये जो अभी भावनाएं हैं लोगों के मन में भी बढ़ती जा रही है, इसका इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार से आपको इंडियन कंपनीज पर भी फोकस करना चाहिए। HUL, नेस्ले तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ आप जैसे डाबर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, इन्हें आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इन पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक आपको अच्छा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। क्लीन IPO अलर्ट हुआ है, एनी स्ट्रैटेजी होल्ड और सेल, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। योर व्यूज एंड बाइंग लेवल ऑफ दीपक नाइट्रेट अल्काइल एमाइंस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मैंने बताया अभी तक मुझे कोई अभी फिलहाल के लिए तो मुझे एक 15-20 दिनों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू बाइंग के तौर पर, जब मैं आपको कोई वीडियो के द्वारा बताता हूं कि यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बताता, क्योंकि वहां पर ये स्टॉक जितना नीचे जाएगा और अट्रैक्टिव होता जाएगा उतना आपको खरीदना चाहिए या फिर मैं खरीदूंगा। लेकिन जब स्टॉक ऑलरेडी इतना ऊपर चल रहा है तो डाउनसाइड लिमिट्स 25-30% की इजीली हो सकती है, 25-30% की गिरावट आपको इजीली दिखाई पड़ सकती है। तो वैल्यू बाय फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है, तो मैं फोमो में आकर खरीदारी नहीं करूंगा और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी ना करें। बाकी तो ऑफकोर्स आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, बाइंग करना चाहे ट्रेंड के हिसाब से 20 डेज के EMA को फॉलो कर सकते हैं। सेल के 300 शेयर हैं, होल्ड इट फॉर 3 to 6 मंथ, प्लीज प्रोवाइड द आउटलुक। ये फिलहाल पूरा मेटल सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सेल भी ऑफकोर्स अच्छा परफॉर्म करेगा। डेट रिडक्शन हुआ है, राकेश झुंझुनवाला ने खरीदारी की है कुछ महीनों के लिए, यहाँ पर आपको तेज़ी ईजिली नज़र आ सकती है, हाइप यहाँ पर आपको होता हुआ नज़र आ सकता है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। एफले के बारे में बात हो गई है। हेलो PFP टीम, व्यू ऑन प्रिंस पाइप फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर आप ऑफकोर्स खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एज अ वैल्यू बाय
फिलहाल मुझे कोई स्टॉक नज़र नहीं आता है। खरीदना चाहें ट्रेंड को फॉलो कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज़ लगाइएगा, क्योंकि जब ये स्टॉक इतना तेज़ी से भागते हैं तो जब कोई करेक्शन भी आता है, गिरावट भी आती है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। कई लोग, मुझे अभी भी याद है, सर इंडिया मार्ट कब खरीदना है, सर कुछ बताता ही नहीं है आप, सर इंडिया मार्ट कब खरीदना है, 9,000 पे आया, 1,000 का करेक्शन हो गया, कब खरीदे। अभी स्टॉक में लोगों को लग रहा है निकल जाना चाहिए। एफले में भी सेम हुआ, अभी लास्ट किसी ने पूछा कि एफले में क्या करना चाहिए, निकल जाए या प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब स्टॉक ऊपर जाता है सबको कंपनी अच्छी लगती है, जब स्टॉक नीचे आता है सेम कंपनी लगती है इसका कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं देता है, बेच देना चाहिए। इसीलिए अभी ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंड में पैसे बनाना है बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। एनी व्यूज़ इन ओलंपिक फार्मा अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, एक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, प्राइस जोन में मिल रहा है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, थोड़ा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वे ऑन इंडिया विक्स विच इज़ लेस दैन 12, इंडिया विक्स मल्टी ईयर लो पर चलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से कभी भी आपको स्पाइक नजर आ सकता है। इसका सिंपल मतलब है कि जब भी अगर मार्केट में ऐसा लंबा कंसोलिडेशन होता है जैसा फिलहाल चल रहा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है, कोई भी न्यूज़ आती है तो कोई भी गिरावट आपको नजर आती है, सपोज 15,900 से 15,500 400 पॉइंट की गिरावट अगर 2 दिन में होती है तो विक्स तेज़ी से बढ़ जाता है। इसका इक्विटी कैश मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं उन्हें इंपैक्ट पड़ने वाला है विक्स से। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस अगर आप बाय करते हैं, तो वहाँ पर क्लियरली इंडिया विक्स कम है, मतलब वॉलेटिलिटी कम है, वहाँ पर ज़्यादा पैसे बनने के चांस कम है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें तो ऑलरेडी प्रीमियम बहुत कम है, अगर इंडिया विक्स एकदम से बढ़ जाता है तो प्रीमियम भी एकदम से बढ़ जाएंगे, आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोनों के लिए फिलहाल एकदम सिचुएशन टाइट हो चुकी है, दोनों को हेज करके फिलहाल चलना चाहिए। सर जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऑफ कोर्स ओवरबॉट है, हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। मेरे पास 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, ओके, बाकी का पैसा एफडी में है, मैं बाकी का एफडी वाला मार्केट में लगाना नहीं चाहता। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। मंथली 10,000 से 15,000 तक मार्केट में लगाना चाहता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये मंथली आपने जो सोच के रखा है, इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अभी आप देखिए मार्केट में बीच में कई अपॉर्चुनिटीज आई थी, मैंने आपको शेयर भी किया था, Naukri.com अच्छे पे मिल रहा है, और भी ऐसे कुछ स्टॉक थे, HDFC, कोटक, HDFC लिमिटेड, एक्टिविटी बैंक, ये सब कुछ बीच में अच्छे प्राइस पर मिल रहे थे। इस हिसाब से आपको ये ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में भी, ऑल टाइम हाई मार्केट में भी ऐसे पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक मिल जाएंगे। रिलायंस भी मिला था, उसके बाद ऊपर गया, अभी फिर से वापस नीचे आया है, फिर से बाइंग रेंज में आ रहा है। इस प्रकार से आपको कई स्टॉक स्पेसिफिक मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए आपका जो मंथली है, लेकिन अभी लमसम इन्वेस्टमेंट, एफडी वाला जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो लमसम हो जाएगा, वो फिलहाल आपको नहीं करना चाहिए। पूरा पैसा 6 लाख लगा रहने दूँ या कुछ पैसा निकाल लूँ मार्केट से? अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए, गिरावट होती है और ख़रीदारी की तैयारी रखिए, लेकिन ये सोचकर कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो स्टॉक हमें बेच देना चाहिए, पोर्टफोलियो निकल देना चाहिए, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी 17% प्रॉफिट में हूँ, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो पूरा डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है, तो कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप इजीली अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चल सकते हैं। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, 6 महीने बाद का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। फिलहाल मार्केट क्या चल रहा है, निफ्टी 50 16,000 चल रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, किसी दिन इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाएंगे किस प्रकार से आप क्रैश से बच सकते हैं। तो सपोज आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है और मार्केट अभी चल रहा है 16,000, तो आपको अभी क्या करना है, अभी जुलाई का मंथ है, दिसंबर की जो एक्सपायरी होती है 16,000 का पुट खरीद लेना है, या फिर 15,500 उतना चलेगा, पुट खरीद लेना है। 15,500 का अगर आप एक पुट खरीदते हैं तो उसकी 50 क्वांटिटी होती है निफ्टी की, निफ्टी का एक लॉट 50 का हो गया है, तो उसका कुछ आपको 16,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये एक इंश्योरेंस की तरह है। अगर आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको इंश्योरेंस का पैसा वो मिलेगा, वरना वो प्रीमियम है वो चला गया, इस प्रकार से होता है। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समझिए। सपोज अभी मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाती है, अगर 20% का क्रैश आपको नजर आता है तो ऑफकोर्स आपका पोर्टफोलियो भी उसी प्रकार से नीचे जाएगा। 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 20% कितना हुआ, उस प्रकार से 1 लाख जो वैल्यू है वो आपको ही कम हो जाएगी, और वो जो पुट आपने लेकर रखा होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पुट आपके फेवर में काम कर रहा है। तो वहां पर आपको कुछ 80,000 90,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये जो फॉल हुआ उसमें आपका जो लॉस था बहुत ही कम हो गया है। पहले 1 लाख का लॉस हो सकता था, उसके मुकाबले लॉस आपका बहुत कम हो गया है, सिर्फ 10-20 हज़ार का, 25 हज़ार का रह गया है। तो भी अब बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं और वो पुट आप प्रॉफिट में बुक करके कैश मार्केट में अच्छे वैल्यू बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आता है, मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, मार्केट 17,000 तक पहुँच जाता है, तो वो जो पुट आपने खरीद कर रखा है 16,000 रुपये का, वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका प्रीमियम टोटली ज़ीरो होने वाला है। तो बस जैसा इंश्योरेंस में होता है उसी प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को भी आप इंश्योर कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द से जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल तो देखिए विक्स भी बहुत ही लो चल रहा है, मल्टी ईयर लो पर चल रहा है, तो एक्चुअली आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। अगर विक्स सेम ईयर 12 की जगह पर 24 होता तो प्रीमियम भी इसके मुकाबले महंगे होते हैं। 16,000 की जगह पर आपको 25 या 30,000 भी पे करना पड़ सकता था। तो अगर पोर्टफोलियो को हेज करना है, 5 लाख का पोर्टफोलियो तो एक पुट खरीदिए, 10 लाख का है तो 2 खरीदिए। इस हिसाब से इस प्रपोर्शन में आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।